कि यदि आप यहां हो तो अगर ये घूम रहा है तो होता क्या है ना, आपको पता कैसे चलता है? पता चलता है कि आप किसके रेफरेंस में घूम रहे हो। रेफरेंस से मतलब अगर कोई बिंदु मैंने यहां फिक्स कर दिया, अब अगर वो बिंदु फिक्स है तो इसका और इसका आमना सामना, अर्थ का घूमना। आप एक छोटे से कमरे में काम करिएगा, आप भी अगर कभी कहीं घूमने जाओ, यदि किसी रिवॉल्विंग झूले पे अगर आप बैठो, आपके सामने वाली चीज को अगर मैं फिक्स कर दूं, यानी कि वो चीज परिवर्तित ना हो रही हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप घूम रहे हो। हमारे चारों तरफ पृथ्वी के जो आउटर स्पेस है ना, आकाश जो है, वो पूरी तरह से आइडेंटिकल है। मैं फिर से क्या बोल रहा हूं, आपको एक जगह पर बिठा दिया जाए, किसी छोटी जगह पे भी, छोटे झूले पर बैठ जाए कोई, मान लीजिए छोटे झूले पर बैठ जाए, और उस झूले में मैं क्या कर दूं, आपके सामने सामने की जो चीजें परिवर्तनशील हैं वो भी उसी गति से घूमने लग जाए। मतलब आप यहां हो, आपके सामने यहां पर जो भी चीजें हैं, मान लो पेड़ है, वो पैरेलली चलने लग जाए। इसका जीवंत उदाहरण बताता हूं। अगर आपने कभी ट्रेन का सफर किया हो तो आपने रेलवे स्टेशन पर कई बार दो ट्रेनें एक साथ जब चलती देखी हो, तो आपको यह पता नहीं चलता कि आपकी ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है, और आप लोग आए बाएं झांकने लगते हो, खिड़कियों से गर्दन बाहर निकाल के देखते हो, अरे अरे अपनी चल दी कि उसकी चल दी। देखा है कभी? प्लेटफॉर्म पर दो ट्रेनें एक साथ अगर रवाना हो जाएं तो आपको भी अंदाजा नहीं रहता कि अपनी ट्रेन चली है कि पड़ोसी की चली है। क्यों? क्योंकि वो समानांतर चल रही होती हैं। ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, दोनों समानांतर चल रही है, तो आपको लगता है कि हम फिक्स हैं, हम स्टैटिक हैं। विचार करो कि मैं अगर ऐसा कर दूं कि आपके साथ में एक दो तीन, अगर तीनों ट्रेन, इधर भी तीसरी आपकी ट्रेन बीच में है, मान लो यहां पर आपकी ट्रेन है, अब मैं इस तरफ आप देख सकते थे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मूविंग कर दिया। ऐसे ही इधर देख सकते थे आप, तो इधर भी एक ट्रेन चला दी, बीच की पटरी पे आपकी ट्रेन चल रही थी। आपने इधर की तरफ वाली चलती हुई ट्रेन को देखा, आपने इधर की तरफ चलती हुई ट्रेन को देखा, ये भी समानांतर आपके मूव कर रही हैं। जब ये समानांतर आपके मूव कर रही हैं तो होगा क्या, आपको बहुत समय तक ये पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग है। बात समझ में आ गई? इसलिए आपको चलती हुई ट्रेन भी चलती हुई नहीं लगी। अब ये चलती हुई कब लग सकती थी? जब मेरे सामने ये ट्रेन फिक्स होती और ये वाली ट्रेन फिक्स होती। ठीक बात है, चलती हुई ट्रेन भी रुकी हुई दिखाई देगी यदि दोनों तरफ की ट्रेनें चल रही हैं तो। अच्छा, अब अर्थ पर आ जाते हैं। अर्थ में जिस ट्रेन की बोगी में हम बैठे हुए हैं, उसके सामने वाला जो रेफरेंस है, वो रेफरेंस एकदम स्टैटिक है। मतलब समझो कि वो पूरी की पूरी जो आकाश मंडल आपको दिखाई दे रहा है, वो एक जैसा ही तो है सब तरफ से, हर तरफ से नीला है। आपको दिख ही नहीं रहा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके साथ साथ बदल रहा है, और जो चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही, उसकी वजह से दिन रात हो रहे हैं। आप सोचिए, आपके हिसाब से जो चीज नहीं चल रही, चल क्या नहीं रहा? सूरज नहीं चल रहा, सूरज नहीं चल रहा, अर्थ घूम रही है। तो आपके हिसाब से चूंकि सूरज नहीं चल रहा है, इस वजह से आपको दिन और रात का एहसास हो रहा है। आपको क्या लगता है कि सूरज पूर्व से निकलता है, पश्चिम में छिपता है। सूरज इतनी मेहनत नहीं करता, सूरज इज्जत थोड़ी देता है अर्थ को। सूरज तो अपनी ही जगह पर है। पृथ्वी घूम रही है, वो पहले पूर्व को आगे ले आई, अब पश्चिम को आगे ले आएगी। पहले पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है ना। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं, आओ तो अब हम आपको लेके, एक बार थम्स अप तो कर दो यार। हाँ जी, तो हमने आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका बताया था, और नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ यहां पर आपको दिखा दिया था ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड तो हो गया था आपके पैसिफिक ओशन, ये हो गया था आपके अटलांटिक ओशन, है ना। इन दोनों चीजों के बारे में बता दिया था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। यहाँ पर मैंने तथ्यात्मक जानकारी दे दी है। ये मेरी तथ्यात्मक जानकारी पढ़ाने की आदत नहीं है, आपसे गुजारिश है कि आप एक बार पढ़ लेना। मेरी जो आपसे मतलब मैपिंग की क्लास में पढ़ाने की जिम्मेदारी है वो ये कि आपको जो यहाँ की लेक्स हैं, यहाँ के जो समुद्र हैं, यहाँ की जो स्ट्रेट्स हैं,
यहाँ के जो कंट्री हैं उनको मैं आप लोगों को एक बार के लिए ध्यान दिला दूं। देखिए टेक्निकली आजकल की जो वो है मतलब मॉडर्न जो पॉलिटिक्स है उसमें करते क्या है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इन दो कॉन्टिनेंट्स को अलग मानते हैं, और होता भी यही है, अलग तो है ही लोग, क्योंकि जो सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट है, सेंट्रल अमेरिका बोले तो ये छोटू मोटू से जो देश है, इनको अलग से ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। पहले तक क्या होता था, नॉर्थ अमेरिका इज कनेक्टेड विद साउथ अमेरिका, दैट्स ऑल, बाय विच, बाय द इस्थमस ऑफ पनामा। मतलब ये माना करते थे कि इस्थमस ऑफ पनामा जो है उसके माध्यम से, ये नॉर्थ अमेरिका मान लो और नीचे की तरफ यहां पर साउथ अमेरिका बना हुआ है, तो बोले ये जो जगह है ना जिसके माध्यम से जुड़ा हुआ है, दैट इज इस्थमस ऑफ पनामा। इस जगह को पनामा इस्थमस बोला करते थे। आजकल क्या हो गया है, मॉडर्न, जैसे कि अपन गल्फ को मतलब सेंट्रल एशिया या वेस्ट एशिया के नाम से कंसीडर करते हैं, वैसे ही आजकल के जो मॉडर्न जो ज्योग्राफी लोग पढ़ रहे हैं उनके अंदर क्या कर दिया, या मॉडर्न एक तरीके से समझ जियो पॉलिटिक्स के अंदर इसको अलग रिकॉग्निशन दी जा रही है सेंट्रल अमेरिका को। इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अमेरिका वालों को बुरा लगता हो कि नहीं नहीं नॉर्थ अमेरिका तो अमीरों की जगह है, वहां तो केवल छोटे छोटे से देश ही तो है, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको जैसे 3 देश ही हैं, बाकियों को क्यों काउंट किया जाए, हमें मतलब ऐसा क्यों कहा जाए, है ना? ठीक है ना? तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। चलिए, तो हम जो है आपको लेकर चलते हैं एक बार कंट्री मैप की तरफ, और कंट्री मैप की तरफ के साथ साथ यहां पर एक सेकेंड, चलिए, तो एक बार कंट्री कर लेते हैं आपके सामने और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे ऊपर की तरफ नॉर्थ में आपने कनाडा देख लिया, एक बार याद कर लीजिए, फिर हम इसको जो है वो मतलब ब्लैंक मैप पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे। कनाडा, अब अगर कनाडा से थोड़ा और ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपको यहां पर ग्रीनलैंड नामक जगह दिखाई देगी, और ग्रीनलैंड पर यहां लिखा हुआ है डेनमार्क। अगर आपको विजिबल है तो एक बार बता दीजिए थम्स अप करके, यहाँ ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड पर यहां दिखाई दे रहा है डेनमार्क। अच्छा, अब सवाल बनता है बढ़िया सा, सर डेनमार्क तो हमने अगर सही समझा है तो वर्ल्ड मैप में कहीं यहां पर है, आजकल तो हम रोज किस्सा सुन रहे हैं उसका, ये देखो। हाँ भाई, सर ये तो कहीं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साथ साथ डेनमार्क सुना हुआ है हमने तो, है यहाँ पर फिनलैंड है, स्वीडन है, कुछ याद आ रहा है, नॉर्वे है, यहाँ डेनमार्क है, सर यहाँ सुना हुआ है हमने तो, फिर आप इस तरफ बता रहे हो, तो सर यहाँ पे ये जो कॉन्टिनेंट दिख रहा है इट इज यूरोप। तो सवाल है, यूरोप में डेनमार्क है और डेनमार्क का ही ग्रीनलैंड है, तो सवाल है कि ग्रीनलैंड यूरोपियन है या फिर अमेरिकन है? क्या आप मेरा सवाल समझ गए? फिर से देखिए, यहां ग्रीनलैंड के पास में क्या लिखा हुआ है, डेनमार्क। अब मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूं, सिंपल, ग्रीनलैंड कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? ए यूरोप का, बी नॉर्थ अमेरिका का, सी आर्कटिक, डी नन। ये आपसे सवाल है, समझ गए? कॉन्टिनेंट पूछा जा रहा है, कौन से किसका हिस्सा है, पता चले कि आप कहें कि नहीं साहब आप बताए नहीं थे तो हम कैसे बताते, इसलिए हमने आपको ये बात बता दी, आप आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया, 60% लोगों का जवाब सही है, बाकी जो लोग जवाब गलत किए, आर्कटिक तो हमने वैसे ही लूप में डाल दिया ताकि आपका जो एक्स्ट्रा थिंकिंग है वो आपको कंफ्यूज कर दे। ओवर थिंकिंग जिसको कहते हैं ना अपन, किसी ने कह दिया कि बेटा इधर मत जाना भूत है, जैसे मेरी बेटी मेरे सामने बैठी हुई है, शरीर इतना अच्छा कर लिया है उसने, बिल्कुल पापा की तरह पुष्ट है एकदम, लेकिन भूत का नाम दे दो तो भाई साहब वो घर की उन जगहों पर भी नहीं जाती जहां दिन भर सोती है ना? क्योंकि साइकोलॉजी में डाल दिया उसने कि हाँ भाई भूत है, भूत है तो हमको भूत खा सकता है। एग्जैक्टली ऐसे ही मैंने आर्कटिक डाल दिया था आपके सामने, आपको लगा अरे सर ने बोला है तो इसका मतलब कुछ तो है, ऐसी बात क्यों साहब? जबकि मैंने गला फाड़ फाड़ के अब तक आपको 7 ही कॉन्टिनेंट बताए, है ना? एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इधर अंटार्कटिका। आर्कटिक तो चर्चा ही नहीं हुई है, लेकिन 10% लोग भय के भूत उसके कारण परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, ठीक है ना? तो ये लोग आपका कंपटीशन कम करते हैं जो अत्यधिक डरपोक है।
हाँ, कुछ लोग क्या है जो कि कॉमन सेंस, देखो परीक्षा में जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना, आता बहुत सही है, सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन क्वेश्चन जो है ना वो हमारे दिमाग के लोचों से और हमारे सोचने के तरीके से हमें आउट कर देता है। कैसे? यहां साफ दिख रहा है, कॉमन सेंस कह रहा है कि यहां साफ दिख रहा है कि ग्रीनलैंड और इसका कलर सेम है, मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, मैं इसीलिए यहां लेके भी आया था आपको। ठीक है, कॉमन सेंस 60% लोगों ने यूज किया कि नहीं भाई ये नॉर्थ अमेरिका है, लेकिन कईयों को कंफ्यूज करने के लिए हमने चूंकि यूरोप में डेनमार्क बताया था, वो लपेटे में आ गए। तो भाई साहब कुल मिलाकर बात ये है, आर्कटिक तो हमारे द्वारा डाला गया कंपटीशन कम करने का प्रयास था। उसके बाद में यूरोप जो है उसमें डाल देना, आपको बता देना केवल इसलिए था ताकि आप अपने दिमाग को और ज्यादा उपयोग में ना लें। जैसे जादूगर क्या करता है, जब जादू दिखाता है तो आपका ध्यान कहीं और ले जाता है, फिर आपका दिमाग वहीं चल रहा होता है, कृपा यहीं से बरसेगी, और वो कहीं और से अपना काम आसानी से कर देता है। अब मैं आपको सीधा सा उदाहरण देता हूं। क्या एक बात बताओ, मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आपको याद हो, चलो अभी मैंने कल परसों भी एक करंट में खबर पढ़ाई थी, अगर याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था तुर्की और स्वीडन के बीच में कुछ लफड़ेबाजी चल रही है, याद है? अच्छा, ऐसी मैंने एक खबर पढ़ाई थी आपको कि पोलैंड जो है वो यूक्रेन को जो उनका वो है, क्या कहते हैं उसको, टैंक है, वो देने की इनकार कर रहा है। ऐसे अगर आपको याद हो, मैंने ये बताई थी कि सारे के सारे लोग जो हैं वो हाल ही में किसी एक देश के अंदर एकत्रित होकर आपस में बातचीत किए थे। याद है, जर्मनी के अंदर एक जगह है जहां पर सारे देश के रक्षा मंत्री आपस में मिले थे। अच्छा, ऐसे अगर आपको याद, ये सब बातें क्यों याद दिला रहा हूं, ताकि एक बार में आपके दिमाग में कुछ पिक्चर बनने लगे। मैं बता रहा हूं कहां ले जाऊंगा मैं वापस घुमा के आपको। ऐसे अगर आपको याद हो तो अपना जब राफेल आया था तो वो यूएई के अंदर आकर के एक पोर्ट पर उतरा था, जो कि फ्रांस का ही पोर्ट था, वहां उतरा था और वहां से इंडिया आया था। कुछ याद आ रहा है? ऐसे ही आपको और याद दिलाता हूं, आपको मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के अंदर, सॉरी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। जो साउथ कोरिया है वहां पर बहुत सारे वो हैं, क्या कहते हैं उसको, अमेरिकन्स हैं। अमेरिकन्स जो है यहाँ पर अपना बेस बना के रह रहे हैं। इसके साथ साथ इसके साथ साथ जापान जो है, यहाँ पर भी अमेरिका वाले यहाँ पर रह रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी जगह पर आपने अपना एरिया ले लिया तो वो कॉन्टिनेंट बदल जाएगा, है ना? ये अगर आप कोरिलेट करें, ऐसे ही इंडियन ओशियन के अंदर बहुत सा हिस्सा ऐसा है जो ये रीयूनियन आइलैंड के आसपास का एरिया है, ये फ्रांस के कब्जे में है। ऐसे ही अगर आपको याद हो तो यहाँ पर ये जो साउथ अमेरिका है, यहाँ पर एक देश है, उसका नाम है फ्रेंच गुयाना। आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे। फ्रेंच गुयाना नामक जो जगह है वो आज भी फ्रांस के ही पास में है। जो एक देश है ना फ्रेंच गुयाना, जहां पर कोरू नामक पोर्ट है जहां से इंडिया अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है, कोरू। ठीक है, तो वो कोरू जो जगह है वो साउथ अमेरिका के पास है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका केवल कॉन्टिनेंटल नाम है। उन कॉन्टिनेंट पर किस देश का कब्जा है, उस आधार पर यह नहीं बदल जाएगा कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। अब इस बात को समराइज कर देते हैं। समराइज ये कि जहां पर ग्रीनलैंड आपको दिख रहा है वो कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका है। कॉन्टिनेंट अपनी अलग प्रकार की आइडेंटिटी, अपने अलग ज्योग्राफिकल फीचर के कारण जाने जाते हैं। उनकी आइडेंटिटी अलग है, इसलिए उन्हें एक साथ ट्रीट किया जाता है। यहां पर ग्रीनलैंड जो है वहां पर डेनमार्क का कब्जा है। कब्जा डेनमार्क का है तो मालिक तो डेनमार्क है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन चूंकि यह हिस्सा नॉर्थ अमेरिका के भाग में पड़ता है, इसलिए यह हिस्सा नॉर्थ अमेरिकी हिस्सा है। या ये समझ लीजिए जैसे फ्रांस के पास में फ्रेंच गुयाना है, फ्रांस के पास में क्या है, फ्रेंच गुयाना है। तो कोई यदि ये पूछे कि बताओ फ्रेंच गुयाना कोई यूरोपियन देश है या फिर कोई साउथ अमेरिकन देश है, तो आंसर है कि सर वो साउथ अमेरिकन देश है और उस जगह पर फ्रांस आज भी कब्जा करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमने आपको यहां तक बता दिया था, तो ग्रीनलैंड समझ में आ गया था आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आसपास के ओशंस जो कि पहले भी देख चुके हैं, लेकिन एक बार के लिए फिर से कवर कर लेते हैं। ठीक है,
यहां पर गल्फ ऑफ अलास्का हम देख लिए थे, उम्मीद है आपको ध्यान होगी। गल्फ ऑफ अलास्का के साथ साथ बेरिंग सी हम देख लिए थे, होपफुली आपको याद होगी। बियोफोर्ड सी देख लिए थे, होपफुली आपको याद होगा। नहीं है तो अब याद कर लेना, ठीक है। इसके साथ साथ आर्कटिक ओशन हमें पता ही था। आर्कटिक ओशन के साथ साथ इधर देखिए, यहां पर बैफिन बे के साथ साथ यहां पर लेब्राडोर सी। तो ये मैं एक बार के लिए चारों तरफ के जितने भी छोटे मोटे ओशियन हैं इनको आपको कवर करा दे रहा हूं, ठीक है। बैफिन बे, लेब्राडोर सी, नीचे की तरफ इधर की तरफ जो एक खांचा सा दिखाई दे रहा है दैट इज हडसन बे। हडसन बे के बाद में यहां पर एक छोटी सी बे और दिखाई दे रही है जिसका नाम है जेम्स बे। इधर की तरफ 5 झीलें दिखाई दे रही हैं जिन्हें ग्रेट लेक कहा जाता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ग्रेट लेक्स के नाम भी पता होंगे, है ना, और वो याद भी करने हैं, है ना। जैसे RAS 2016 का जो मेंस था उसमें ग्रेट लेक्स जो है उन्हें पूछा गया था। किस तरह से पूछा गया था कि भाई इनको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। है ना। हाँ, आप में से अगर कोई जानता हो बिल्कुल, जैसे दीपक ने एक शॉर्ट ट्रिक इनके बारे में याद कर रखी है दैट इज होम्स, हम याद कराएंगे, है ना। होरून, ओंटारियो, हाँ भाई, ये सब सब जितनी भी है ना, जैसे एरी और सुपीरियर और मिशिगन, ये सब याद कराएंगे आपको, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ना। हाँ जी, ये वाली जो जगह है ये अपन ने क्या देखी, अलास्का। अलास्का जो है ना, अच्छा एक चीज मैं आपको यहां पर अभी और दिखा देना चाहता हूं। जैसे अर्थ अपना एक गोला है, उस गोले के अंदर आपने जो क्लासिफिकेशन कर रखा है, मैं आपको एक बार के लिए दिखा दूं ताकि आसान रहेगा। देखो ये 0 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है दैट इज इक्वेटर, विजिबल है। अच्छा ये जो बेटा इक्वेटर है ना, इसके ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है। तो इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री पर, है ना, 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे आप कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जिसे आप मकर रेखा कहते हैं। तो देखो यहां पर जो ये लाइनें दिखाई दे रही हैं, हालांकि ये इतना क्लैरिटी से आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी, इधर की तरफ 23.5 डिग्री का क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा है। अराउंड यहां पर 23.5 डिग्री वाली जो लाइन है ना वो निकल रही है, ठीक है ना। मैं सोच रहा था कि आपके पास में ऐसा मैप होता जिसमें कि, कोई बात नहीं। तो अपन क्या देख रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें, मैं देखूं कि अगर, हाँ, तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको के अंदर से क्रॉस हो रही है। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्यों मायने रखती हैं? क्योंकि अर्थ पर केवल यही 2 लाइनें हैं जहां तक सूरज की रोशनी डायरेक्ट पहुंचती है। उसके बाद रोशनी यानी सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट नहीं पहुंचती, ठीक है, तिरछी पहुंचती हैं। सूरज की रोशनी जहां सीधी पहुंचती है वहां गर्मी भी पहुंचती है, लेकिन इक्वेटर से, जैसे मतलब अर्थ की अगर हम बात करें तो अपन किस तरह से बात करते हैं, तो ये तो इक्वेटर के अंदर इक्वेटर हो गया, मतलब अर्थ के अंदर इक्वेटर हो गया। ऊपर की तरफ ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, नीचे की तरफ 23.5 डिग्री साउथ, ऊपर की तरफ, हाँ भाई, अगली जो लाइन खिंचती है वो कितने पे खिंचती है? हाँ जी, 66 डिग्री पर, है ना। अच्छा तो अब यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर देखो ध्यान से कि ये 0 डिग्री जब अपन ने बताया, इधर की तरफ 23.5 जब हमने बताया, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ऊपर नीचे जो ये वाली जगह है, यहां तक तो सूरज अपनी पूरी रोशनी देता है, पूरी रोशनी देता है, मतलब खुद सूरज ट्रेवल करता है सीधा सीधा। ट्रेवल तो अर्थ करती है, लेकिन हमें यहां पर सूरज अपने सिर के ऊपर दिखाई देगा, है ना। तो ये सूरज जो अपने ऊपर दिखाई देता है, इस क्षेत्र को ही हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। कौन सा रीजन कहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब जहां पर सूरज की रोशनी, हिंदी में इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब वाटर पे भी सूरज जाता है, हाँ बिल्कुल जाता है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, आपको वो वाला ग्लोब डाउनलोड करके दिखा देता हूं जिसमें ट्रॉपिकल और टेम्परेट सेपरेट करके दिखा रखा हो, ताकि आप इसको अच्छे से रीड कर पाए। एक सेकेंड रुकिए, है ना। ये था 0 डिग्री, ये देखो जहां से इक्वेटर अपन ने निकाली, दिखाई दे गया।
अच्छा, इधर की तरफ 23.5, यही मैं दिखाना चाह रहा था आपको, है ना, ताकि आप इसको अच्छे से रिलीज कर पाए बेटा, है ना। देख मतलब रिलेट कर पाए, माफी चाहूँ। तो इस 23.5 और ऊपर वाले 23.5, यहां पर सूरज पूरी तरह से रहता है। अब इन देशों को आप पहचान लो। देखो इंडिया के अंदर से जा रहा है ना। इधर देखो, ये पूरा की पूरा क्षेत्र देख लो, यहां पर प्रॉपर तरीके की गर्मी है, दिखाई दे रहा है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो प्रॉपर तरीके की गर्मी वाला क्षेत्र है, दैट इज ट्रॉपिकल रीजन। अच्छा, अब ट्रॉपिकल से उत्तर की तरफ आप चल दिए, तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं इस बात को, क्योंकि देखो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है नॉर्थ अमेरिका, है ना। तो ये नॉर्थ अमेरिका किस जोन में है? टेम्परेट जोन में है। ये तो कौन सा था? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जिसको ट्रॉपिकल कहते हैं। इससे ऊपर वाला क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण बोले तो टेम्परेट रीजन। टेम्परेट के अंदर क्या होता है? सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पहुंच रही है, तुलनात्मक रूप से ठंडा है। ठीक है, 23.5 से 66 के बीच में ये जो जगह है, तुलनात्मक रूप से ठंडी है। इससे जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला जो है, यहां पर तो बिल्कुल भी मतलब सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं रही, छाया भी नहीं पहुंच रही है। यहां पर जो जगह है, इसको पोलर जोन या फ्रिजिड जोन के नाम से जाना जाता है। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो चीज ये है। अब आपको अर्थ से ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हाँ बेटा, मैं वो बिल्कुल दिन और रात वाली बातें समझाने के लिए आपको ये चीज लिया हूं। एक बार के लिए आप इसे देख लीजिए, शायद आप इसको आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है बेटा, इधर देखो, ये तक अर्थ थी, आपको ये बात समझ में आ गई। अर्थ अपनी टिल्टेड है, इधर सामने सूरज खड़ा हुआ है। ठीक है, सूरज सामने खड़ा हुआ है, अर्थ अपन को गोला लगता है। टिल्टेड नॉर्थ और साउथ पोल हमने ऐसे दिखा रखा है। तो अर्थ के आधे हिस्से पर, यानी कि इधर आधा जो हिस्सा है, इस पर सूरज की रोशनी जाएगी। कई बार क्या होता है, बच्चों को लगता है अर्थ जब टेढ़ी है तो टेढ़ी करने की जरूरत क्या थी, सीधा यू पोल मार देते। ये भी अंग्रेजों ने किया था क्या? इधर देखिए, कईयों के दिमाग में क्या सवाल बनता है, अर्थ पे आपने सर ऐसे ही पोल क्यों नहीं ले लिया यूं? एक लॉजिकल सवाल है ये। मतलब खामखा हमारे लिए ज्योग्राफी टफ क्यों कर दी है? मतलब जबरदस्ती कि नहीं साहब, नॉर्थ नॉर्थ जो है ना, वो धरती घूमी हुई है, इससे हमें क्या लेना देना है? गोल, भाई लॉजिकल सवाल है, जरा सुनना। गोल चीज घूमी हुई है, ये इलॉजिकल बात है। एक गोला है, बॉल है क्या बेटा आपके पास? देख के लाओ, बॉल बॉल। गोल चीज घूमी हुई है, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है। सवाल है कि नहीं? तो इस इलॉजिकल बात के साथ हम जी क्यों रहे हैं? है क्या? हाँ, ये तो जेम्स का डिब्बा है, बॉल बन जाएगी। ठीक है, देखो भाई, बच्चों के खिलौने दिखाते हैं आप। ये जैसे अर्थ है कि नहीं? अर्थ थोड़ी सी चपटी है आपके हिसाब से, लेकिन फिलहाल के लिए ये मानो। अब मैंने आपको घुमा दिया, आपको पता चल रहा है क्या कि ये घूम गई? ये तो चलो इस पे क्रैक्स हैं इसलिए पता चल रहा है, ये तो गोल है। टिल्टेड होने का अर्थ क्या निकला? क्यों झुकना है भाई? अर्थ टिल्टेड है, बड़ा ही इलॉजिकल सवाल है यार ये। गोल चीज टिल्ट हो गई, मेरे को तो पता भी नहीं चल रहा, मैं तो सीधा यही मान लूंगा ना, मेरे लिए तो सीधा यही है। आप कहते नहीं साहब ये यूं है, अरे मेरे को तब भी वो वैसे ही दिख रही है। बताओ, एक्सिस टिल्टेड है, निशान कह रहे हैं एक्चुअली सर एक्सिस टिल्टेड है। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। एक्सिस तो अपन ने डाली, इंसान डालता है एक्सिस। अर्थ पर एक्सिस है क्या कहीं? जाके चेक कर लेना। निशा ने जो आंसर दिया वो सही है, बाकी तो सबके आंसर ऐसे ही फर्जी थे। एक कह रहे हैं निशांत की अर्थ टेढ़ी घूमती है। अच्छा, ले भाई मैंने आपके सामने बॉल बना दी। अब देखना, एक बच्चे का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है, अर्थ टेढ़ी घूमती है। ये अर्थ गोल है? गोल है, लो मैं इसको यूं घुमा दिया। अच्छा, अब मैं आपको दिखा नहीं रहा, मैं फिर घुमा दिया। अरे गोल चीज का टेढ़ा क्या होता है? एक बच्ची भावना बोल रही है सर अर्थ की संरचना जो है वो जियोइड है, यूं है, थोड़ी चपटी है। नहीं बेटा, एक बच्चे का आंसर आया है
जो बहुत सही और करेक्ट आंसर है कि हमने ये जो पोल्स बनाए हैं ना, ये पोल्स असल में ज्योग्राफिकल पोल्स नहीं है, ये मैग्नेटिक पोल्स हैं। सूरज को बेचारे को साइड में खड़ा रख दो, उसको तो कोई पता भी नहीं था हो क्या गया था। मतलब अर्थ को अगर हम इस तरह से देखें, अर्थ का ज्योग्राफिकल पोल तो आज भी यूं ही निकाल सकते हो आप। जहां पर आपको सीधी लाइन खींचनी है, ऊपर की तरफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ, नीचे की तरफ ज्योग्राफिकल साउथ। लेकिन जिसका हम कंपैरिजन करते हैं, इट इज मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। दोबारा सुनिएगा, अर्थ गोला अगर है और इसमें अगर मुझे यो लाइन खींचनी हो सीधी, भाई अक्ष के लिए मैंने तो यो खींच दी, इट इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ। बट ज्योग्राफिकल नॉर्थ की कोई वैल्यू नहीं है। अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने जब मैप का अध्ययन करना था तो हमने कहा था ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, राइट में ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट है। ये हमारी केवल सहूलियत थी। इसलिए जो अदृश्य आपको अक्ष दिख रहा है, मतलब आप सोचो ये अर्थ का गोला है ना, इस गोले में अभी भी नॉर्थ यही है, लेकिन ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है जिसको हम पढ़ते नहीं है। क्यों पढ़े हम इसको जबरदस्ती? हमारा जो मतलब है वो मैग्नेटिक नॉर्थ से है। ये जो आपको एन पोल यानी नॉर्थ पोल दिखाया गया है, दैट इज नॉर्थ पोल। अब हालांकि देखो ज्ञान की चीजें ऐसी ऐसी है ना, मैं फिर वही वाली बात है, कहते कहते ज्यादा कहीं और निकल जाता हूँ। पढ़ाने आया था नॉर्थ अमेरिका, लेकिन अब पढ़ा क्या रहा हूँ। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर भी आप अंकित की तरह सवाल पूछते फिरोगे। अब सवाल बनता है कि साहब ये नॉर्थ पोल को आपने नॉर्थ पोल कहा क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। साइंस क्या है? अर्थ जो है ना वो एक मैग्नेट है। अर्थ मैग्नेट क्यों है साहब? क्योंकि आपको याद होगा मैंने अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर बताई है आपको, जिसमें आपको अंदर बताया था कि अर्थ के अंदर निकल और आयरन है। याद आ रहा है आपको? निफे, निकल और आयरन। निकल और आयरन जो है उनके अंदर नेचर मैग्नेटिक है। आप अगर साइंस थोड़ी सी भी पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि आयरन हैज मैग्नेटिक फीचर। आपको मैग्नेट के कई प्रकार पढ़ाए जाते हैं, उनमें से आयरन जो है फेरो मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, याद होगा है ना। तो फेरी जो शब्द जुड़ा है वो आयरन के कारण जुड़ा है। मैग्नेट की एक बहुत तगड़ी नेचर होती है। हमारे अर्थ के अंदर मैग्नेट है और मैग्नेट की एक नेचर होती है। क्या नेचर होती है? चाहे इत्तू सी मैग्नेट ले लो, चाहे अर्थ जितनी बड़ी मैग्नेट ले लो, चाहे सन जितनी बड़ी मैग्नेट ले लो, ये अपने दो पोल हमेशा बना के रखती है, एक पोल नॉर्थ, एक पोल साउथ। यानी ये नॉर्थ और साउथ में सेल्फ अलाइन हो जाती है। कुछ याद आ रहा है? बचपन में पढ़े थे अपन, अर्थ का इत्तू सा टुकड़ा होगा, उस पे भी नॉर्थ साउथ होगा। अर्थ को तोड़ दोगे, जैसे हालांकि फिर से ये सवाल ये हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये मान लो इतनी बड़ी मैग्नेट है, मैंने तोड़ दी, इस पे एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ लिख दिया, मैंने इसको तोड़ दिया इस तरह से, मैंने कहा इस टुकड़े को हटा दो, मान लो कि इस वाले हिस्से को, नॉर्थ वाले हिस्से को साइड कर दो। अब एक तरफ हिस्सा बच गया साउथ वाला, एक तरफ बच गया नॉर्थ वाला। क्या ऐसा होता है? नहीं। जैसे ही टुकड़े हुए होंगे, इन टुकड़ों में भी फिर से नॉर्थ साउथ बन गया होगा। समझ गए अब आप पूछेंगे ओहो फर्जी बातें कर रहे हो, किसी को क्या पता चला कि यहीं पे नॉर्थ है? सवाल तो वहीं की वहीं है। आपने अर्थ के अंदर ये कह दिया इधर नॉर्थ है, ये भी तो मानने जैसी बात है ना। हमको कैसे पता चला? नहीं बेटा, इसके पीछे अब मैं आपको एक साइंटिफिक प्रमाण देता हूं। साइंटिफिक प्रमाण ये है कि नॉर्थ और साउथ के बीच में मैग्नेटिक फ्लेयर्स, हाँ भाई, अगर कभी बार मैग्नेट को आप देखें तो नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करने के लिए मैग्नेटिज्म का प्रवाह होता है, फील्ड लाइंस बनती हैं। समझ रहे हैं आप? नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करने के लिए, अर्थात अब मैं आपको एक बार के लिए वो भी इमेजेस डाउनलोड करनी पड़ेंगी, एक जगह से चोरी और करके लाता हूं मैं, फिर आपको दिखाता हूं। देखो इसमें ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ जब हमने ये बताया आपको, तो देखो इसके अंदर ये जो पोल्स के ऊपर से ये निकल करके फ्लेयर्स जा रही हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण पोल अर्थ पर है, अर्थ के घूमने के कारण पोल नहीं है।
अर्थात अर्थ के अंदर इस प्रकार की मैग्नेट पड़ी हुई है, और जब ये मैग्नेट पड़ी हुई है और नॉर्थ और साउथ इस प्रकार से कनेक्टेड है, तो अब हाँ भाई कम दिमाग वाले आदमी, आप तेरे को एक बात बढ़िया बात सिखाता हूं, देख। हाँ अजय कोई बात नहीं, तेरी बेइज्जती करके तेरे को ज्ञान दे दूं तो भी गुरु ज्ञान बहुत अच्छा होगा, ताकि तू जीवन पर्यंत याद रखेगा अंकित अवस्थी को कि कौन था ये बालक जिसने तेरे जैसे जाने कितने बालकों को पढ़ाया था। देख बालक, मेरा भला मत सोच, मैं तेरा भला कर रहा हूं, इधर देख भैया। यहां पर ये जो अर्थ पर मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाया, अब इसको इधर देखिए, यहां पर ये अर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड, और आपको मालूम है जब सूरज की तरफ से सोलर फ्लेयर्स चलकर आती हैं, इधर देखो ये सोलर फ्लेयर्स हैं, जब ये सोलर फ्लेयर्स चलकर आती हैं तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, आप बोले सर क्या ले रहे, आप तो नॉर्थ अमेरिका बताने निकले थे। बिल्कुल, सोलर फ्लेयर्स हमारे तक क्यों नहीं पहुंच पाती, सोलर फ्लेयर्स हमारे तक क्यों नहीं पहुंच पाती? सूरज तो अपनी तरफ से बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड फेंकता है, तो आंसर है अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। और हमारी अर्थ के उत्तरी किनारे पर और दक्षिणी किनारे पर इस सोलर फ्लेयर को फील किया जाता है। हाँ भाई, एक तरफ अरोरा बोरियोलिस कहलाती है और एक तरफ अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहलाती है। आखिरी चीज दिखा देता हूं, ज्ञान फिर ज्यादा ही हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि सामान्यतया एकेडमिक नॉलेज देते समय मैं इस तरह की चीजें नहीं दे पाता, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक काम करिएगा, अगर कोई आपका ज्ञानी भाई बहन हो तो उससे कहना कि यार क्या पेपर में कभी अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस आती है क्या, तब वो आपको स्वतः ही ज्ञान दे देगा कि हाँ यार ये तो अंकित सर आपके ग्रेट हैं जिन्होंने आपको ऐसी चीज पढ़ा दी। अदरवाइज किताबों में बस रटते ही रटते रह जाते, समझ में कभी ना आता। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, ये देखो, ये चीज है, ये देख रहे हो तस्वीर आप, ये नॉर्थ पोल की तस्वीर है, ये साउथ पोल की तस्वीर है। ये क्या है? ये मैग्नेटिक फ्लेयर्स नॉर्थ पोल की तरफ उतर रही हैं, ये मैग्नेटिक फ्लेयर्स साउथ पोल की तरफ उतर रही हैं, और इस वजह से यहां पर आपको इस तरह के रंग दिखाई दे रहे हैं। इसको नॉर्वे वाली साइड है अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है, और इसे अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहा जाता है। आपने कितना बड़ा कंसेप्ट अर्थ से सीख लिया। मैं वापस आ रहा हूं, मेरे साथ में मुसीबत क्या है कि मैं वाकई में बताने कुछ और निकलता हूं, बता कुछ और आता हूं, लेकिन जो बता आता हूं वो उस समय की बहुत बड़ी डिमांड होती है। अगर कोई भी आपको पढ़ा लिखा आदमी मिल जाए और कभी गलती से आपने कभी थोड़ा भी नॉलेज लेने की कोशिश की हो, तो इतना बड़ा कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है कि जिस दिन आप खुद पढ़ने लगोगे उस दिन लगेगा कि यार ये क्या सीख के आए हम, आ जाओ मैं कहां से निकला था, मुझे भी नहीं पता था कि मैं आपको आज ये पढ़ाऊंगा। इधर देखो, ये आपको दिख रहा है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ? सूरज की मैग्नेटिक, सूरज की जो सोलर फ्लेयर्स हमारी तरफ आ रही थी वो यहीं पर देखो, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, इनको कवर करने के लिए सोलर फ्लेयर्स आ रही थी। सोलर फ्लेयर्स हमारे ऊपर, सबके ऊपर तो नहीं आ पाई, लेकिन नॉर्थ और साउथ तक पहुंची और हमको वो चमकीली दिखाई दी। वो जो हमको चमकीली दिखाई दी, इससे प्रूव क्या होता है? इससे प्रूव ये होता है कि अर्थ पर नॉर्थ भी है, अर्थ पर मैग्नेटिक साउथ भी है, और नॉर्थ और साउथ की वजह से अर्थ टिल्टेड है। यानी कि ये जो सोलर फ्लेयर्स दिखाई देती हैं वो इधर दिखाई देती हैं। ये जो सूरज की रोशनी है, ये आपको जो चमकीला आसमान यानी कि अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस जिस जगह दिखाई देता है वो इधर है।
अरे कम से कम समझ में आ गया हो तो ही थम्स अप कर दो। और गारंटी दे रहा हूं, छोटे मुंह बड़ी बात वाले अजय, गारंटी दे रहा हूं आज जाकर के, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है लेकिन जिनसे भी आज तक जी के पढ़ा है या सुना है वहां जाके पूछिए ना कि अर्थ का नॉर्थ नॉर्थ क्यों है। ठीक है, बोल देंगे तो क्या मर्यादा खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल पोल इधर, मैग्नेटिक पोल इधर, और हमारी अर्थ का जो डिवीजन नॉर्थ और साउथ की तरफ बना है ना, ये इसी कारण बना है। आज अगर अर्थ को कहा जाता है टिल्टेड क्यों है, अगर ये कहा जाता है कि अर्थ टिल्टेड क्यों है, तो टिल्टेड होने का प्रमाण है उसकी मैग्नेट, और उसका प्रमाण अगर मैग्नेट है तो जनाब मैग्नेट इसी तरह से अलाइंड है। आ गई बात समझ में? और मैग्नेट इस तरह से अलाइंड है तो अर्थ को टिल्टेड कहा गया। अर्थात हमको तो नहीं पता चल रहा था कि इसका अलाइनमेंट किधर है, लेकिन ये यूं है क्योंकि इसमें इधर की तरफ नॉर्थ, इधर की तरफ साउथ। फिर सवाल बना, तो फिर सर ये बताओ आप, अगर ऐसी भी बात है तो फिर सूरज की रोशनी यहां तक क्यों जाती है? अर्थ टिल्टेड है मैग्नेटिक फील्ड के कारण यूं, पर सूरज की रोशनी यहां तक क्यों जा रही है? समझ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। देखो अगेन बहुत आसान है, मेरे को आपको सीधे नोट्स देकर के नोट्स को पढ़ा के निकल जाना। जो काम आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता। आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ें, मेरा काम समझाने का है। मैंने डे वन से यही जिम्मेदारी ली है। अगर मैंने एक भी अक्षर आपको लिखित में नहीं पढ़ाया तो यहां बैठ के आपका टाइम पास नहीं करूंगा। अगर मैंने 25 दिन आपको 25 कंसेप्ट भी सिखा दिए ना, गारंटी दे रहा हूं उतना पैसा खर्च करके आप 25 कंसेप्ट दुनिया के सीख के दिखा देना। आप समझ लेना मेरे साथ आपका ये जो 40 मिनट का साक्षात्कार होता है ना, ये भी आपके लिए वर्थ पेबल है। बस ये दिमाग में बिठा लेना, और इसको जब खुद कभी पढ़ने बैठोगे तो ये रियलाइज भी हो जाएगा कि हाँ यार ये आदमी सही बोल रहा था। किताबों में जो लिखा है वो तो बांचने के लिए मैंने पहले ही दे दिया है आपको नोट्स बना के। उसमें मैं क्या बता दूंगा कि अर्थ कितनी झुकी हुई है, कितने मिनट क्या, डिग्री फलान क्या है, ये तो सब रीडिंग वाली चीजें हैं। कंसेप्ट तो ये है कि जब मैग्नेट यहां तक है तो रोशनी यहां तक क्यों है। कंसेप्ट तो ये है, कंसेप्ट है कि नहीं? तो इसका कंसेप्ट कैसे दूर करें? कंसेप्ट ये है बच्चों, क्योंकि असल में घूम भले ही मतलब अर्थ का मैग्नेट बड़ा ही टेढ़ा हो, लेकिन जब अर्थ घूमती है ना तो सूरज के सामने यूं घूमती है, खुद झुकी हुई है। अब मैं आपको अर्थ सूरज के सामने जब घूम रही होती है उसकी तस्वीर दिखाता हूं, रुकिए। अगेन मुझे कहीं से ना, ये सूरज है, चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। अब चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या, कि देखो मैग्नेटिक नॉर्थ ये रहा, साउथ ये रहा, तो हमको साउथ और नॉर्थ समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो बीच में सूरज है और ये अर्थ चक्कर काट रही है। अब अर्थ चक्कर काट रही है सूरज के चारों तरफ, देखना, अर्थ को समझना। आज आप एक काम करिए, बीच में एक बल्ब सा जलाइए, अंधेरे में इस काम को करिएगा, अर्थ को समझना सबसे आसान हो जाएगा। अर्थ को समझना है तो इससे आसान कुछ नहीं होगा। क्या करना है, एक बल्ब के सामने एक बॉल घुमाइएगा यूं गोल गोल, और बॉल को ना खुद की अक्ष पे नहीं घुमाना, केवल आपको यूं 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 घुमाना है ना। दूसरा, फिर बॉल को यूं गोल गोल भी घुमाते हुए चलना है। कर लोगे अगर कंसेप्ट सीखना है, अदरवाइज तो मैंने सिखाई दिया, कोई लोड नहीं है। खुद को कंसेप्ट सीखना है तो बल्ब जला के चारों तरफ एक बॉल को यूं गोल गोल घुमाना। एक बार तो बॉल को बिना घुमाए घुमाना। हाँ, घर वाले सोचेंगे कि तंत्र मंत्र करने लग गए आप, सही कह रहे हैं आप, हो सकता है मेरे बच्चे भी मुझे ऐसे ही सोच रहे हैं कि बाप 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 पागल हो गया, बॉल से खेल रहा है ना। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये जो है ना, आपने जब देखा तो हो क्या रहा है, देखो सूरज के चारों तरफ अर्थ कितने दिन में घूमकर आती है, ये पूरी प्रक्रिया जो घूमने की है, ये पूरी प्रक्रिया घूमने दिन की 365 दिन की।
ठीक है, तो देखो ये यहां से चलना शुरू हुई तो सूरज की रोशनी इधर आ रही थी सामने, है ना। इधर की तरफ शेडो है, यानी कि यहीं तक तो जाएगी, आधी बॉल तक ही तो रोशनी जाएगी, आधी बॉल तक ही रोशनी जाएगी। अर्थात अब देखो, इसका जो साउथ पोल वाला हिस्सा है ये वाला, ये, और इधर की तरफ देखो ये साउथ पोल वाला हिस्सा, ये नॉर्थ पोल वाला हिस्सा, इनको देखो। अब आप देखो, फिलहाल ये रोशनी में ही है, ये अंधेरे में है। ये कितना डिग्री टिल्टेड है यहां से? 23.5। ये कितना डिग्री टिल्टेड है? 23.5। तो देखो यहां से इधर की तरफ वाला जो हिस्सा है इनविजिबल है, सूरज को इनविजिबल है, इसलिए यहां अंधेरा है। जब ये हिस्सा घूमते घूमते, अब देखो कॉमन सेंस लगाना, अगर मैं इसको घुमाते 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 यूं ले गया, घुमाते 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 इधर ले आया, तो यही वाला हिस्सा तो सूरज के सामने आ गया। देखो बोलो भाई, यही वाला हिस्सा जो इधर की तरफ छुप के बैठा था, ये देखो, ये देखो, घूमते 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 सामने आ गया। यानी अब साउथ पर रोशनी आ गई, नॉर्थ पर अंधेरा आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? नॉर्थ और साउथ की कहानी समझ में आ गई, 23.5 का गेम समझ में आ गया। अच्छा, अब सवाल ये बनता है, सर लेकिन ये जो आपने नॉर्थ और साउथ की बात बताई, इसको आधा चक्कर काटने में तो आधा साल लगा होगा, 365 डिवाइडेड बाई 2 लगा होगा। मैंने कहा बिल्कुल लगा होगा। तो जब 365 बाई डिवाइडेड 2 लगा होगा, तो इसका मतलब 6 महीने रोशनी रही, 6 महीने अंधेरा रहा। मैंने कहा यही तो लोग बोलते हैं। अब एक सवाल बना, सर लेकिन एक बात बताओ। हमने कहा बताओ। सर इस एरिया में तो रोशनी रही ना पूरे टाइम, ये जो बीच की सी लाइनें दिख रही थी इनमें तो रोशनी थी, देखो। मैंने कहा भाई जिस जगह पूरे टाइम रोशनी थी, सूरज हमेशा हर दिन दिखा, जहां पर सूरज हर दिन दिखा, जहां सूरज हर दिन दिखा, उसी को तो मैंने टेम्परेट वो ट्रॉपिकल रीजन कहा है। आज के शुरुआती सेशन में जो मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच की जगह बताई, वो यही तो थी। हाँ जी, कोई कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अब वापस आपको धरती पर ले आते हैं।